हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कतई जहर गैस पेपर। हमने आप सब लोगों की डिमांड पर बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का गैस पेपर तैयार किया है। और मैंने इस गैस पेपर में आप सब लोगों को मूल मंत्र बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप जो आपके पेपर में जिस पैटर्न का क्वेश्चन पूछना है, वो चाहे क्वेश्चन को जिस प्रकार से घुमा फिरा कर पूछे, आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने इस गैस पेपर में बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, और जिसमें मैंने इस सॉलिड स्टेट डिवाइस में 5 चैप्टर हैं: अर्धचालक, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रवाह ट्रांजिस्टर, पावर सप्लाई और प्रवर्धक। तो मैंने प्रत्येक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, अर्थात इसमें मैंने 100 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। कितने क्वेश्चन का किया है? 100 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है मैंने। इसमें 100 क्वेश्चन जिसमें 100 क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन, बहुत सी मेरे पास कई प्रकाशन की बुक हैं, मैंने उस विभिन्न प्रकार की जो प्रकाशन की बुक हैं उनसे कलेक्शन किया, मॉडल पेपर से कलेक्शन किया, कुछ थ्योरी से कलेक्शन किया, कुछ डेफिनेशन है उनसे कलेक्शन किया। इस प्रकार वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है कि आपका पेपर इन क्वेश्चनों से बाहर ना जाए। ये समझो कि ये पेपर मेरी मेहनत है। मैंने इस पेपर में क्वेश्चन को कलेक्ट करने में कम से कम 2 दिन का समय लगाया कि आप सब लोगों को कि क्वेश्चन इनसे बाहर ना जाए। तो मैंने ये पूरा प्रयास किया कि क्वेश्चन इनसे बाहर ना जाए। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं कि उसमें गागर में सागर भरने का काम किया है। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें और अच्छी तरह से देखें। आपका ये एक कीमती टाइम है, इसलिए मैंने इसमें जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं उधर एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं पूरा 100 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने को बैठ गया तो आप जानते हैं, यदि मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं, यदि प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मिनट दिया तो 200 मिनट हो गया, मतलब अब 3 घंटे से ऊपर टाइम हो रहा। तो मुझे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको डिफाइन करूँगा। उसमें मैंने प्रत्येक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मैं विकल्प लगा दिया कौन सा सही है। और मैं एक आपको बता दूं, यदि आप इस प्रकार के जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है उसका पैटर्न बदल चुका है, अब एमसीक्यू पर आधारित होगा, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। मैं जैसे प्रश्न निकालूंगा आप उसका उत्तर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको इससे रिवीजन होता जाएगा और पेपर में आप अच्छे मार्क्स, मतलब इससे आप, यदि मैंने कोई क्वेश्चन निकाला आप और उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी जाए तो वो आपका दिमाग में सेटल होता जाएगा उसका आंसर। जैसे मेरा पहला है अर्धचालक पदार्थ क्या है, तो ऑप्शन दिए हैं तो जर्मेनियम में सिलिकॉन है। अब यदि मैंने इसमें उत्तर बी लिखा है, यदि आप इसको क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बी लिख देंगे तो आपका जे सेटल दिमाग में हो जाएगा। तो आपको यही करते जाना है इस प्रकार से। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरी सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूं इस वीडियो को, तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन का अलग से बना दूंगा, लेकिन मुझे जहां आपको समझाने की आवश्यकता पड़ेगी मैं उससे समझाऊंगा। आप इस प्रकार के, जी तो थर्ड पेपर था, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर का गैस पेपर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हमें सर गैस पेपर हमें चाहिए। और आप इस वीडियो को मेरे मोटिवेशन के लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों का हित हो सके और हमारा भी हित हो सके, हमें मोटिवेशन लगे कि आप सब लोगों के से हमें मोटिवेशन मिल रहा है। तो इस प्रकार के हम आगे भी गैस पेपर लेते आएंगे, आपका फुल सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले अर्धचालक पदार्थ क्या हैं? तो अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं आप जानते हैं, जिन पदार्थों की चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होती है। तो मैंने, और क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा कवर हो जाए इसलिए मैंने आगे से उसका उत्तर भी लिख दिया है, बी आंसर जर्मेनियम सिलिकॉन। जर्मेनियम परमाणु में होते हैं, तो एक जर्मेनियम परमाणु कितने होते हैं? तो आप देख रहे
इसका सबसे पहले आप जर्मेनियम को जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 32। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 18 4। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जर्मेनियम परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो आप उसी प्रकार से टिक लगाएंगे। अगला है कुछ परमाणु में साधारण ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है परंतु निम्न तापों पर नहीं। ये पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। तो मैंने इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए कि कौन सा उत्तर सही है। यदि आपकी दृष्टि से कोई क्वेश्चन का उत्तर गलत लगता है तो आप उसे निश्चित कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर पूरा एनालिसिस करके आपको समझा दूंगा। अगला है शुद्ध मतलब प्योर। शुद्ध को हम नेज भी बोलते हैं, प्योर। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, विकल्प दिए। मैं विकल्प को नहीं पढ़ूंगा, जो सही है डाइट उसको बता दूंगा। यदि आप इसका डिटेल से विस्तार चाहते हैं तो मैं उसका अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर परमाणु की ऊर्जा बढ़ जाती है। और शुद्ध अर्धचालक के लिए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनिक घनत्व Ne तथा संयोजी बैंड में होल घनत्व Nn में संबंध होता है। क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, Ne बराबर Nn। अगला है शुद्ध अर्धचालक में फर्मी स्तर होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में होता है। और हम शुद्ध को हम आंतर ही बोलते हैं, मतलब शुद्ध या आंतर अर्धचालक में आवेश वाहकों की संख्या Ni है, तो परम ताप पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Ni प्रोपोर्शनल T⁵ 3/2। और पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, होलों का आधिक्य होता है, मतलब कोटर की अधिकता होती है। और सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम पर इसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाती है। एन प्रकार के जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है, तो एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है कि जो उसमें जो पी प्रकार के अर्धचालक में कोटर की अधिकता हो जाती है, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। मतलब इसका आंसर क्या सही है, वी सही है। अगला, किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो क्या होते हैं कि एन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और पी प्रकार के अर्धचालक में होल, मतलब जिसे हम कोटर बोलते हैं। एक अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है, क्यों होता है, इसमें धन और आवेश और ऋण आवेश की मात्रा कैसी होती है, समान होती है। एन प्रकार के अल्प अशुद्धि युक्त अर्धचालक का कमरे के ताप पर फर्मी स्तर होता है, ईसी तथा दाता स्तर के बीच। आप सोच रहे होंगे सर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और सॉल्यूशन भी नहीं दे रहे हैं। मैं केवल इसमें जहाँ आवश्यकता पड़ेगी उधर बताऊंगा। यदि आप अलग से सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मैं जिन्हें एक रिवीजन के तौर पर बनाया है और कि आप कम समय में बहुत अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ सकें। तो आपका जो पेपरों का टाइम बहुत कीमती टाइम है, तो यदि आप चाहते हैं मैं सॉल्यूशन इसका अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। एन प्रकार, फिर लिखा अगला 0 केल्विन ताप पर पी प्रकार के अर्धचालक का फर्मी स्तर होता है ग्राही स्तर तथा संयोजी बैंड के बीच। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ताप बढ़ाने पर शुद्ध अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तीसरा, जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य का मतलब होता है अशुद्धि की संयुक्ता कितनी होगी, 5। मैंने दोनों क्वेश्चन लिए हैं, मतलब एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए पी प्रकार का अर्धचालक। जर्मेनियम क्रिस्टल को यदि पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो इसमें जो अशुद्धि मिलाएंगे उसकी संयुक्ता कितनी होगी, तो कितनी होगी, 3 होगी। उस शुद्ध जर्मेनियम में थोड़ी मात्रा में एंटीमनी Sb सैम्बल होता है, मिलाने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा कि पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता, मतलब होलों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। यदि हम शुद्ध जर्मेनियम में थोड़ी सी मात्रा एंटीमनी की मिला देंगे, अशुद्धि की मिला देंगे। एन प्रकार का अर्धचालक क्रिस्टल में से क्या होता है, तो उदासीन होता है। और इसके बाद अगला, किसी धातु का होल गुणांक ऋणात्मक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि धातु में आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की अपेक्षा अधिक है। संधि डायोड। अगला, मैंने जो प्रथम चैप्टर था अर्धचालक सेमीकंडक्टर, उससे मैंने 20 क्वेश्चन का कलेक्शन किया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब जो दूसरा चैप्टर है थर्ड पेपर का सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका सेकंड पेपर था संधि डायोड, जंक्शन डायोड। उससे भी मैंने प्रत्येक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। आप
एक पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होलों का विसरण मतलब कोटर का विसरण होता है, क्योंकि पी क्षेत्र में होलों की सांद्रता अधिक होती है। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति संधि डायोड में दो बायस होते हैं, अग्र और पश्च, तो फॉरवर्ड और रिवर्स। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति रोध का विभव को घटाती है। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत की मोटाई पश्च अभिनति में बढ़ जाती है। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का कारण होता है आवेश वाहकों की अनुपस्थिति। नीचे दिए गए कौन सा संधि डायोड का पश्च अभिनत है? मैंने फिगर भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख रहे हैं जो ग है वो सही है। संधि डायोड मतलब रिवर्स बायस में है। पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति की दशा में क्या होता है? प्रत्येक क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। संधि धारता का मान है C=ε/A/x और पश्च वायसत जिसे अभिनत बोलते हैं हिंदी में। पश्च अभिनत पीएन संधि की धारता पश्च वोल्टेज घटाने से बढ़ती है, अपोजिट होता है। जेनर डायोड सदैव प्रयुक्त होता है, वेरी वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जेनर डायोड जिसे हम वोल्टेज नियंत्रक बोलते हैं सदैव प्रयुक्त होता है, पश्च अभिनति में होता है। जो जेनर डायोड का उपयोग सदैव किसकी भांति किया जाता है? वोल्टेज नियंत्रक की भांति, वोल्टेज रेगुलेशन। जेनर भंजन का कारण क्या होता है? अल्प अपमिश्रण, अपमिश्रण का मतलब अशुद्धि। जेनर भंजन होता है पश्च अभिनति पर। जेनर डायोड मैंने उसी प्रकार क्वेश्चन लिए, इसलिए मैंने 20-20 लिए हैं कि मतलब जैसे जेनर कहा तो मतलब प्रत्येक प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन को रखा है। यदि आ जाए तो आपको बन जाना चाहिए, किसी भी हालत से जे नहीं कि हमारे सर ने ये बताया ही नहीं है। एक जेनर डायोड होता है कम पश्च विभव पर तीक्ष्ण ब्रेक डाउन। टनल डायोड में वोल्टेज के बढ़ने पर धारा घटती है। टनल डायोड का प्रतिरोध ऋणात्मक होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम एलईडी बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड के बनाने में प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ है गैलियम आर्सेनाइड। एलईडी को हिंदी में हम बोलते हैं क्या? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ओके, तो एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर करता है अर्धचालक पदार्थ की प्रकृति पर। एन क्षेत्र में विद्यमान अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं कोटर जिसे हम होल बोलते हैं हिंदी में। और जेनर डायोड का प्रतीक क्या होता है? आप देख रहे हैं कि कौन सा सही है, तीसरा। एक संधि डायोड में अग्र वोल्टेज को अधिक किया जाए तो अक्षय परत की मोटाई क्या हो जाएगी? घटती है। अब देख रहे हैं संधि डायोड के 20 क्वेश्चन हो गए। अब अगला देखेंगे जो चैप्टर है कौन सा है? तीसरा चैप्टर है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर से भी मैंने बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन का एंजॉय लीजिए और अपना रिवीजन भी कीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। तो आधारभूत ट्रांजिस्टर का समीकरण क्या होता है? जो 3 धाराएं होती हैं, उत्सर्जक धारा, आधार धारा, संग्राही धारा में संबंध क्या होता है? जो उत्सर्जक धारा आप देख रहे हैं, जो उत्सर्जक धारा आई है किसके इक्वल होता है? आधार धारा प्लस आईसी कलेक्टिव प्लस संग्राही धारा। उत्सर्जक धारा बराबर आधार धारा प्लस संग्राही धारा होता है। किसी ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक आधार संधि को पश्च बायसित किया जाता है कि संग्राहक धारा क्या हो जाती है? रुक जाती है। किसी अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का आयु काल वह समय है जिसमें आवेश वाहकों की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या की को कितनी हो जाती है? 1/e गुनी हो जाती है। सीबी आप देख रहे हैं, ये सीबी विधा में निवेशी परपथ क्या? सीबी का मतलब होता है कॉमन बेस। कॉमन बेस मतलब ओवेनेस्ट आधार विधा में, तो सीबी कॉमन क्या बोलते हैं? सीबी को कॉमन बेस, ओवेनेस्ट आधार। तो ओवेनेस्ट आधार विधा में निवेशी परपथ क्या है? इनपुट सर्किट। तो क्या है? उत्सर्जक आधार परपथ। अगला है सीई, क्या लिखा है? सी परपथ में निर्गत सर्किट क्या है? आउटपुट सर्किट। तो सी का मतलब होता है कॉमन इमीटर। क्या होता है? कॉमन इमीटर। ओवेनेस्ट उत्सर्जक। तो ओवेनेस्ट उत्सर्जक विधा में आउटपुट सर्किट क्या है? निर्गत। तो क्या है? संग्राहक उत्सर्जक परपथ। आप सोच रहे हो कैसे जी फिगर की सहायता से बहुत ही
अच्छी तरीके से बन जाता है। जैसे आप ट्रांजिस्टर का फिगर पढ़े होंगे, जैसे हमने ट्रांजिस्टर बनाया। अब ये क्या है, सीई विधा में, क्या है सीई विधा में, मतलब कॉमन इमीटर। तो कॉमन क्या है, ई, क्या है कॉमन, ई। निर्गत जे सी होता है, जे बी होता है। यदि निवेशी पूछता तो क्या हो जाता, आधार उत्सर्जक परपथ। क्या पूछा, निर्गत आउटपुट, जी आउटपुट होता है तो ई सी, मतलब या सीई संग्राहक उत्सर्जक परपथ। इस प्रकार से कौन सा सही है। हाँ, यदि आप चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता। फिर कॉमन बेस विधा, कॉमन बेस ओवेनस्ट आधार विधा में निर्गत अभिलाक्षण वक्र के लिए ग्राफ खींचा जाता है, क्या, बीसी व आईसी के बीच, जबकि आई नियत रहता है। आई का मतलब उत्सर्जक धारा, ठीक है, और आईसी का मतलब होता है संग्राहक धारा, बीसी का मतलब होता है संग्राहक आधार वोल्टेज, सी का मतलब होता है, आप देख रहे हैं, सी का कलेक्टर, बी का बेस, ई का इमीटर। ओके, और एल्फा बीटा की सही परिभाषा क्या होती हैं। अब एल्फा ये धारा लाभ होते हैं, एल्फा बीटा गामा। एल्फा कॉमन बेस पर, बीटा कॉमन मीटर और गामा कॉमन कलेक्टर। तो एल्फा बराबर होता है आई सी अपॉन आई ई, बीटा बराबर आई सी अपॉन आई वी। ओवेनेस्ट आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर की धारा लाभ का मान होता है, कैसा होता है, एक से कम होता है ओवेनेस्ट आधार विन्यास में। ओवेनेस्ट उत्सर्जक में क्या होता है, धारा लाभ जिसे बीटा दिया, एक से अधिक होता है। ट्रांजिस्टर पैरामीटर एल्फा बीटा में संबंध क्या होता है, बीटा बराबर एल्फा बटे 1 - एल्फा। ट्रांजिस्टर पैरामीटर एल्फा बीटा गामा में संबंध क्या होता है, बीटा बराबर एल्फा बटे 1 - एल्फा बराबर गामा माइनस 1। एल्फा बीटा गामा में संबंध क्या होता है, एल्फा इंटू गामा बराबर बीटा। एक ट्रांजिस्टर के एल्फा पैरामीटर का मान 0.99 है, तो इसे ओवेनेस्ट उत्सर्जक पर्पस में लगाने पर अधिकतम धारा लाभ क्या होगा, तो कौन सा क्या होगा, आप देख रहे हैं 99 होगा। ओके, ये हमारा एल्फा का मान दिया है, जो मतलब ओवेनेस्ट आधार पर्पस में दिया है। अब पूछ रहा ओवेनेस्ट उत्सर्जक पर्पस में, मतलब बीटा का मान पूछ रहा है, फॉर्मूले में रख दिया है बस, बीटा बराबर एल्फा बटे 1 - एल्फा। अधिकतम शक्ति प्रबंधन मतलब पावर लाभ के लिए ट्रांजिस्टर को उपयोग में लाया जाता है सी विधा में, मतलब कॉमन इमीटर ओवेनेस्ट उत्सर्जक विधा में। सबसे ज़्यादा ओवेनेस्ट उत्सर्जक विधा में ट्रांजिस्टर द्वारा हम शक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। सी को क्या बोलते हैं, कॉमन इमीटर ओवेनेस्ट उत्सर्जक विधा में निर्गत सिग्नल प्राप्त किया जाता है सीई संधि से। किससे, सीई संधि से। अब सोच रहे हो कैसे, मुझे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर बना है इस प्रकार से। कॉमन इमीटर है, जो ई है, और आधार निवेशी परपथ है, सी क्या है, निर्गत सिग्नल है। निर्गत सिग्नल क्या किस संधि से प्राप्त होता है, सी संधि से, आप देख रहे हैं, ठीक है जी। ये निवेशी सिग्नल है, ये निर्गत सिग्नल है, तो निर्गत सिग्नल किससे प्राप्त होता है, सी संधि से होता है। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ एल्फा का मान दिया है। यदि सीई विधा में प्रयुक्त करने पर आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर हो तो संग्राही धारा क्या होगी, एल्फा का मान दिया है। सीई विधा में ओवेनेस्ट उत्सर्जक विधा में आधार धारा का मान दिया है, तो संग्राही धारा का मान क्या होगा, इजी है। हमने अभी आपको संग्राही धारा, आधार धारा, उत्सर्जक धारा में संबंध बताया था, क्या बताया था, आई ई बराबर आपको बताए थे कि आई बी प्लस आई सी होता है, मतलब उत्सर्जक धारा बराबर होता है आधार धारा प्लस संग्राही धारा। और एल्फा का, आप एल्फा की परिभाषा भी जान के आए हैं ऊपर, तो उस फॉर्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा। एक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ बीटा का मान दिया, एल्फा का मान क्या होगा, इसको भी मैंने फॉर्मूला बताया है, क्या, बीटा बराबर एल्फा बटे 1 - का एल्फा, इससे में रख देंगे तो आपका एल्फा का मान आ जाएगा। एक ओवेनेस्ट आधार विधा में ट्रांजिस्टर हेतु संग्राही तथा आधार धारा का मान दिया है, आईसी का मान और आईबी का मान दिया है, तो उत्सर्जक धारा का मान अभी यही मैंने बताया है कि उत्सर्जक धारा बराबर संग्राही धारा प्लस क्या होता है, आधार धारा। आप इसको क्वेश्चन में देख रहे हैं। फिर लिखा है सीबी विधा में यदि आई सी बी ओ पश्च लीकेज धारा है तो कुल संग्राही धारा क्या होगी, ये लीकेज धारा है, तो आप देख रहे हैं, तो कुल संग्राही धारा क्या होगी, आई सी बराबर एल्फा आई प्लस आई सी बी ओ। फिर अगला है बीटा बराबर
24 है, तो ट्रांजिस्टर का HFE पैरामीटर क्या होगा, तो 24 होगा। अगला चौथा चैप्टर है क्षेत्र प्रवाह ट्रांजिस्टर, जिसे हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, फैट। क्या बोलते हैं, फैट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैट, और इसी से हम मॉसफेट का अध्ययन करेंगे। तो मैंने फैट के क्वेश्चन लिए हैं, मॉसफेट के भी क्वेश्चन लिए हैं। तो फैट, सबसे पहले क्वेश्चन है फैट है क्या है फैट। तो जो फैट होता है वो 3 टर्मिनल की युक्ति होती है। जिस प्रकार से ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, उसी प्रकार से फैट में भी 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन होते हैं, आगे भी मैंने विकल्प लिया है। तो 3 टर्मिनल अर्धचालक युक्ति है, जिसमें धारा का प्रवाह केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा होता है। फैट में 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, स्रोत, ड्रेन और गेट। ट्रांजिस्टर में आप क्या क्या होता था, ट्रांजिस्टर में जो, अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, जो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते थे, क्या, उत्सर्जक, आधार, संग्राही, ये ट्रांजिस्टर के हैं। और जेफेट, जेफेट का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। वोल्टेज नियंत्रक युक्ति क्या है, जेफेट और मॉसफेट। ओके। अगला है एन चैनल, जेफेट में धारा का प्रवाह होता है केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा। जेफेट में गेट धारा होती है, वो नगण्य होती है। जेफेट में संकुचन वोल्टेज पर ड्रेन धारा होती है, ड्रेन वोल्टेज पर अनिर्भर। किसी जेफेट की गेट स्रोत संत स्तंभ वोल्टता -5 वोल्ट है, तो इसकी संकलन वोल्टता क्या होगी, +5 वोल्ट होगी। ड्रेन सोर्स, जिसको हम हिंदी में स्रोत बोलते हैं, तो ड्रेन स्रोत वोल्टेज के अल्प मान पर जेफेट का व्यवहार किसकी भांति होता है, प्रतिरोधक की भांति होता है, रियोस्टेट की भांति। जेफेट के जो नीतांक होते हैं कांस्टेंट अभिलाक्षण नीतांक, म्यू आर सफेक्स में डी, और जीएफई में संबंध क्या होता है, तो म्यू इक्वल आर डी इंटू जीएफई होता है। मॉसफेट की जो निवेशी प्रतिबाधा होती है जेफेट के बराबर होती है। मॉसफेट का सही प्रतीक कौन सा होता है, जो तीसरा है, ये मॉसफेट का प्रतीक है। मॉसफेट में चैनल धारा नियंत्रित की जाती है गेट और चैनल के बीच विद्युत क्षेत्र द्वारा। मॉसफेट की जो देहली वोल्टेज का वह न्यूनतम गेट स्रोत वोल्टेज, जिस पर ड्रेन धारा बहना प्रारंभ करती है। जब जेफेट में ड्रेन स्रोत वोल्टेज VDS संकुचन वोल्टेज VP के बराबर हो जाता है, तब ड्रेन धारा ID हो जाती है, क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। जेफेट में ड्रेन धारा अधिकतम होती है जब VGS कैसा होता है, शून्य होता है। स्रोत अनुगामी, सोर्स फॉलोअर होता है। स्रोत अनुगामी क्या होता है, ओवेनेस्ट ड्रेन प्रवर्धक, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। जेफेट में कंट्रोल टर्मिनल यूनिट है, क्या है, गेट जो जेफेट होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक वोल्टेज प्रवर्धक होता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने वाला वोल्टेज एम्पलीफायर। जेफेट में यदि VDS बराबर 0 है, तब ID बराबर, जो मतलब ड्रेन धारा है वो कैसी होगी, 0 होगी। पावर सप्लाई और प्रवर्धक, ये लास्ट चैप्टर है, मतलब 5वां चैप्टर इस थर्ड पेपर का, पावर सप्लाई एंड प्रवर्धक, पावर सप्लाई एंड एम्पलीफायर। तो मैंने पावर सप्लाई के 10 क्वेश्चन और 10 एम्पलीफायर के लिए हैं। अभी तक 80 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 और बाकी है। तो आपका ये गैस पेपर, आप गैस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो आने वाले क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। डेस्टकारी का उपयोग क्या होता है, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलना। एक पूर्ण डेस्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 100 हर्ट्ज होगी। एक ब्रिज, एक पूर्ण अर्ध तरंग डेस्टकारी होता है, पूर्ण तरंग डेस्टकारी होता है, ब्रिज डेस्टकारी होता है। तो इसमें प्रयुक्त डायोडों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। डेस्टकारी के साथ फिल्टर प्रपथ क्यों प्रयोग किया जाता है, और में का घटक घट जाता है। और नियमित पावर सप्लाई में प्रयुक्त की गई फिल्टर प्रपथ अधिकांशतः क्या होता है, पाई सेक्शन का। जेनर डायोड, जिसे हम वोल्टेज नियंत्रक बोलते हैं, सदैव प्रयुक्त किस में किया जाता है, पश्च अभिनति में। जो पहले भी क्वेश्चन हो गया है। पावर सप्लाई में डायोड कार्य करता है डेस्टीकरण। फिल्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, डेस्टकारी की आउटपुट में और मिकाओं का घटाना। एक अच्छी पावर सप्लाई की विशेषता क्या होती है, निम्न और मिका घटक तथा निम्न वोल्टेज नियमन।
ओमेगा घटक को परिभाषित किया जाता है गामा इक्वल निर्गत रूट मीन स्क्वायर धारा अपॉन निर्गत औसत धारा। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का धारा लाभ अधिकतम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने क्वेश्चन लिया था कॉमन इमीटर विधा में, सी विधा में। ओवेनेस्ट आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में क्या होता है कि निवेशी सिग्नल को आधार उत्सर्जक संधि वोल्टेज के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सी ओवेनेस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक में निवेशी और निर्गत सिग्नलों के बीच में कालांतर कितना होता है? 180 डिग्री का। ओवेनेस्ट संग्राही प्रवर्धक को उत्सर्जक अनुगामी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उत्सर्जक वोल्टेज होता है आधार सिग्नल वोल्टेज का अनुसरण करता है। यदि प्रवर्धक किसी प्रवर्धक से केवल आदेश निर्गत चक्र के लिए धारा प्रवाहित होती है तो प्रवर्धक का कौन सा प्रचलन है? तो आप देख रहे हैं कि वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग की इनमें से कोई नहीं, तो प्रवर्धक का प्रचलन जो होता है वर्ग बी में है। उत्सर्जक अनुगामी में क्या होता है कि निवेशी और निर्गत सिग्नल समान कला में होते हैं। एक क्वेश्चन है सवाल, इन मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन में आंकिक प्रश्न भी शामिल किए हैं। एक द्वि स्टेजी आरसी युग्मित प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ 120 है। यदि प्रथम स्टेज का वोल्टेज लाभ 15 है तो द्वितीय स्टेज का वोल्टेज लाभ क्या होगा? तो 8 होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। किसी ट्रांजिस्टर की डीसी लोड रेखा का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। बहुस्टेजी मल्टी स्टेज प्रवर्धक प्रयुक्त किए जाते हैं अधिक वोल्टेज लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक शक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक आवृत्ति अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सभी। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ऋणात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक में निवेशी सिग्नल तथा पुनर्निवेशी सिग्नल में कालांतर होता है, कितने का होता है? 180 डिग्री का। इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हुए 100 क्वेश्चन। तो आपका पेपर 50 नंबर का होना है जिसमें 50 क्वेश्चन आने हैं। तो 50 क्वेश्चन तो मैं आपको देता तो 50 में 50 तो फंसते नहीं, तो मैं जिसमें 100 क्वेश्चन का कलेक्शन किया वेरी इंपॉर्टेंट है। निश्चित ही 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन, और जो मैंने 100 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है उसमें मैंने प्रत्येक प्रकार से क्वेश्चन लिया है। आप इनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। और आप इसी के भरोसे न बैठे रहें, आप अपनी अलग से तैयारी भी करें। तो मैं ये ना कि पेपर पूरा इसी से आएगा, आप इसी के आशा में बैठ जाएं, अपनी अलग से तैयारी करें। लेकिन जी ज़रूर उम्मीद करता हूं पेपर इन क्वेश्चन से ही आएगा। तो आपका पेपर है, आपके पेपर के लिए मेरी ओर से अभी से बेस्ट ऑफ लक। यदि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का भी गैस पेपर चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।